हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलोन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा था थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते। तो लास्ट लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, ठीक है। लेकिन लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि एसिड्स क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन जनरेट करते हैं और बेस OH नेगेटिव आयंस जनरेट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात की थी। हमने पढ़ा था कि बेस जो है, कुछ जैसे वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उन्हें एल्कलाई कहा जाता है। सारे बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होते, जो होते हैं उन्हें एल्कलाई कहेंगे। ये कुछ टॉपिक हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका एसिड के साथ और बेस के साथ जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, जो अगेन सेम है किसकी तरह, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म होता है, लेकिन रिएक्टेंट दोनों में अलग अलग है। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। जबकि मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की जब एसिड और बेस का, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट रिएक्शन है लेकिन प्रोडक्ट हमें एक जैसा देखने को मिलता है। तो सेम सेम रिएक्शंस है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इसको थोड़ा रिवाइज करना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी यही हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि H पॉजिटिव आयन एसिड देते हैं और OH नेगेटिव आयन बेस देते हैं, एक्वस, ठीक है। क्लियर है, यानी कि वाटर के साथ जब उनको जब वाटर के साथ सॉल्युबल करते हैं उन्हें। क्लियर है, चलिए चलिए तो एक बार आप देख भी लीजिए जो जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। तो लास्ट लेक्चर यहाँ पे हमने देख लिया था। फिर हम बात कर रहे थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि हमने बात की जब एसिड और बेस को वाटर में डाला जाता है तो वो कैसी प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे मान लो हमने बीकर में 10 ml 20 ml वाटर ले लिया। अब हम उसमें ड्रॉप वाइज कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं या HCl डाल रहे हैं, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं ड्रॉप वाइज, दैट इज H2SO4। तो ड्रॉप वाइज जब हम डालते हैं, ठीक है, तो हम उसको स्विल भी करते रहते हैं साथ साथ। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम बीकर के बेस को टच करेंगे तो बीकर का बेस जो है हमें हॉट लगेगा, हॉट फील होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये रिएक्शंस हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हीट रिलीज जिस रिएक्शन में होती है वो होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वहीं एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट देनी पड़ती है, जबकि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, दो चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। जब हम एसिड और वाटर को मिक्स कर रहे होते हैं, है ना, एसिड और वाटर को मिक्स कर रहे हैं, तो हम एसिड में वाटर नहीं डालते, हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं। क्लियर है। जैसे कभी आपने कुकिंग की हो तो कुकिंग में अगर आप देखोगे कि मान लो आपने एक कढ़ाई भर के तेल को जो है बहुत ज्यादा गर्म किया। अब उस उबलते हुए तेल में अगर गलती से 1 या 2 ड्रॉप वाटर की गिर जाए तो वो किस तरीके से जो है वो पॉप होने लगता है ना। पूरे चारों तरफ जो है उसके तेल के जो ड्रॉप्स है, छींटे हैं, वो पड़ने लगते हैं ना। साथ में अगर कोई अगर पास में कोई व्यक्ति है, आप हैं या कोई भी है, तो क्या हो सकता है, बर्न कॉज हो सकते हैं ना, उसको जो है बॉडी पर जो है कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए तो सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। तो एसिड में वाटर नहीं डाला जाता, वाटर में ड्रॉप वाइज हम क्या करते हैं, एसिड डालते हैं, उसको साथ में क्या करते हैं, स्विल करते भी रहते हैं। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों ही एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, वाटर के साथ विल मस्ट बी डन केयरफुली। तो जब हम इन्हें मिक्स करते हैं वाटर के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जब इन्हें वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इसे बहुत केयरफुली करना पड़ता है। एड द एसिड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। तो वाटर को स्लोली हमें किसमें
एसिड को हमें स्लोली किस में डालना है, वाटर में डालना है, कुछ इस तरीके से जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है, और कॉन्स्टेंटली उसको क्या करते रहना है, देखो उसको स्टिर करते रहना है, उसको हिलाते रहना है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। अदरवाइज द एक्सेसिव लोकल हीटिंग मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो क्या हो सकता है, अगर हमने एक साथ ज्यादा डाल दिया और स्टिर भी नहीं किया तो इससे वो ज्यादा एक्सेस हीट हो सकता है ना, जब जब वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट रिलीज करेगा बहुत ज्यादा, तो लोकल हीटिंग से जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट हो सकता है, इधर उधर फैल सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से स्प्लैश हो सकता है, किसी की आंखों में गिर सकता है ना, स्किन के किसी भी पोर्शन पर अगर थोड़ा भी एसिड गिरता है तो वो क्या करता है, एक मेजर बर्न कॉज करता है वहां पर। इसीलिए इसे बहुत केयरफुली, अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली हमें कंडक्ट करना है, किसी अडल्ट टीचर के सुपरविजन नहीं करना है, ठीक है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो बी ब्रोकन, तो इतना ज्यादा ये स्प्लैश आउट हो सकता है, इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक ये हो सकता है, इतनी ज्यादा एक्सेसिव हीट ये प्रोड्यूस कर सकता है कि जो ग्लास कंटेनर है वो भी टूट सकता है, ठीक है, वो भी टूट सकता है, स्प्लैश आउट होगा, है ना, किसी की आंखों में जा सकता है, ठीक है, हमारा जो आंखें हैं उनको डैमेज कर सकता है परमानेंट। क्लियर है? चलो, इतना समझ में आया कि जब हम एसिड और वाटर को मिला रहे हैं तो बहुत केयरफुली हमें ये करना है, अगर हम बेस को भी मिला रहे हैं तो भी हमें ये बहुत केयरफुली करना है, दोनों केसेस में केयरफुली करना है। क्लियर? चलिए, तो मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब होता क्या है, जब हम एसिड को धीरे धीरे वाटर के साथ मिला रहे हैं तो उससे होता क्या है, आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से कैसा बन जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाता है। तो ज्यादातर आपको जो लैबोरेटरी में सॉल्यूशंस दिखेंगे वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस ही होते हैं, ठीक है, स्कूल की लैबोरेटरी में जो दिखेंगे वो डाइल्यूट ही होते हैं, क्योंकि हो सकता है गलती से कभी भी कोई कहीं पर भी स्प्लैश हो जाए, किसी को बर्न हो जाए, इसीलिए ज्यादातर जो है कंसंट्रेटेड एसिड ही रखा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो एसिड और बेस को जब मिक्स करते हैं तो बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि ये बर्न कॉज कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि मिक्स करने से होगा क्या, जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा डाइल्यूट, ठीक है, जो एसिड है वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड। तो हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं, इसको जब हम वाटर में मिलाएंगे धीरे धीरे करके या ड्रॉप वाइज करके कंटिन्यू स्टिर करते रहेंगे तो ये हमें क्या देगा, इससे हमें क्या मिलेगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को जब हम वाटर में मिलाएंगे तो हमें मिलेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, क्या मिलेगा, डाइल्यूट। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, और ये जो प्रोसेस है इसे डाइल्यूशन कहा जाता है। द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, और जो एसिड है या बेस है जिसे हमने डाइल्यूट किया है उसे डाइल्यूटेड कहा जाता है, ठीक है। तो डाइल्यूट को हम शॉर्ट में कैसा लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम लिखते हैं इस तरीके से DIL, ठीक है। तो ये दिल नहीं है, ये क्या है, डाइल्यूट का शॉर्ट में हम लिखते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड के लिए शॉर्ट में हम लिखते हैं CONC, है ना, कंसंट्रेटेड के लिए लिखते हैं शॉर्ट में, वैसे डाइल्यूट के लिखते हैं। मान लो H2SO4 लिया हमने, या कोई भी एसिड लिया, HCl लिया या नाइट्रिक एसिड लिया, तो अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा इसमें से डेंजरस कौन सा होता है, वो होता है कंसंट्रेटेड, यहाँ पर आयंस भी तो ज्यादा होंगे इसलिए तो कंसंट्रेटेड है, ठीक है, और यहाँ पर आयंस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, तो ये वाटर भी तो है, इसीलिए ये होगा डाइल्यूटेड और ये क्या होगा, कंसंट्रेटेड। जैसे हमारे पास एक सिरप आते हैं ना, अलग अलग सिरप आते हैं, जिन सिरप को, जैसे वो अलग अलग फ्रूट्स के सिरप होते हैं, वो कंसंट्रेटेड रहते हैं, उनमें शुगर मिला करके उनको कंसंट्रेटेड बनाया जाता है, जो आप गर्मियों में पीते हैं, रिफ्रेशिंग बोल सकते हैं जिसको, रिफ्रेशिंग एज अ जूस आप जिसे पीते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसे ग्लास में पोर करते हैं छोटे अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में, फिर उसमें आप वाटर डाल देते हो, है ना, उसको आप मिक्स करते हो, तो पूरा जो मिक्सचर है वो कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है, लेकिन पहले वो ज्यादा मीठा था, ठीक है, पानी डालने पर क्या हुआ, मीठा ही रहा लेकिन थोड़ा कम मीठा हो गया, यानी कि पहले वो कंसंट्रेटेड था, ठीक है, जब हमने उसमें वाटर डाला अब क्या हो गया, वो डाइल्यूटेड हो गया है। क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ा बहुत चीजें यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्लियर? नोट कर लीजिए इतना। अच्छा, दूसरी चीज है वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेसिस। तो जो भी
जैसे अगर आपके पास डाइल्यूट एसिड और बेस है तो वहां पर शायद वार्निंग का साइन ना बना हो, वैसे तो डिस्प्ले किया जाता है हर जगह, लेकिन जो कंसेंट्रेटेड एसिड कंसेंट्रेटेड बेस होंगे वहां पर आपको वार्निंग का साइन दिखेगा। क्लियर है? चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Amount of H positive ions present in the solution can be measured by using a universal indicator। तो ये जो H पॉजिटिव आयंस है सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है आपको मेजर किया जाता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर से। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स हमने पहले पढ़ा है, ये अलग, यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात करें। पहले हमने क्या पढ़े थे, पहले हमने कुछ नेचुरल, कुछ सिंथेटिक, कुछ ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी कि ये किसी सॉल्यूशन का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर कैसे बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये क्या है, सेवरल इंडिकेटर का एक मिक्सचर है। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ये अलग अलग हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन में अलग अलग कलर शो करते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। A scale for measuring H positive ion concentrated in a solution is called pH scale। तो ये जो स्केल है जो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसे कहा जाता है पीएच स्केल। ठीक है, पी यानी कि पोटेंस इन जर्मन, यानी कि पावर, हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, आपने स्कूल में भी सुना होगा जब टीचर आपको पढ़ाते थे पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच जो है वो मेजर किया जाता है 0 से 14 तक। ठीक है, अगर हम 0 की बात करें तो 0 से 6 तक क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और 0 सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। और 7 के बाद यानी कि 8 से लेकर के 14 तक सारे कैसे होते हैं, एल्कलाई होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, एल्कलाई होते हैं। क्लियर? और 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल नेचर का है तो उसका पीएच कितना होगा, 7। तो आपने अक्सर जब आप टेलीविजन देखते हैं तो कई सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे पीएच को लेकर के, है ना, कि किसी फूड का पीएच कितना है या सोप का पीएच कितना है। तो ये क्या बताता है, ये हमें उस सॉल्यूशन की एसिडिटी या मतलब उसका एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर बताता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है, या क्या वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है या नहीं है। क्लियर? चलो, हायर द H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। H पॉजिटिव आयन जितना ज्यादा होगा, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतनी कम पीएच वैल्यू होगी, और पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे मान लो 1 है तो 1 वैल्यू बहुत ज्यादा कम है 14 के कंपैरिजन में। 1 यानी कि बहुत कम, तो 1 यानी कि काफी ज्यादा एसिडिक नेचर। ठीक है, जितना ज्यादा H पॉजिटिव उतनी कम पीएच वैल्यू। क्लियर? जैसे हमने कहा कि 1 है और 2 है, तो 1 का जो पीएच वैल्यू है वो क्या है, कम है ना, 2 तो ज्यादा है, यानी कि H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, 1 की ज्यादा होगी। ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 होगा। तो एसिडिक तो वही होगा ना जिसमें H पॉजिटिव आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, वही तो एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से पीएच स्केल होता है। वैसे तो यहाँ पे कलर वाला हम देखेंगे, पहले आप इसको देख लो जनरल कैसे होता है पीएच स्केल। तो जनरल पीएच स्केल कुछ इस तरीके से है। यह है 7 जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यह है 14 और यह है यहाँ पर 0। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब 7 से इधर की तरफ जो भी है, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम कि 7 से लेफ्ट की तरफ जो भी है वो सारे ही क्या है, वो सारे ही बच्चों कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं। और इससे राइट की तरफ जो भी है वो सारे कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं। राइट की तरफ जो भी दिख रहे हैं आपको सारे कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं। क्लियर है? अब दूसरी चीज, अब इधर अगर एस सारे एसिडिक नेचर के हैं तो इधर की तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसन यानी कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इधर सब बेसिक नेचर के तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी। इधर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच लेवल क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। इधर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो पीएच लेवल बढ़ रहा होगा। वैसे इधर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और इधर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर है? अब बात करते हैं, अगर हम इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो ऐसा नहीं कि यहाँ की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको ध्यान रखना है ये होता है एसिड का इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर जो एसिड होगी वो एसिडिक होगी, वो उससे यहाँ पर जो होगी वो उससे ज्यादा
यहाँ पर होगी वो और ज्यादा स्ट्रांग, यहाँ पर होगी जो और ज्यादा, यहाँ पर वो और ज्यादा आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और स्ट्रांग एसिड। ठीक है, बात करते हैं बेस की। तो यहाँ पर जो बेस होगा वो एक वीक बेस होगा, फिर ये थोड़ा उससे स्ट्रांग, ये उससे स्ट्रांग, ये उससे स्ट्रांग, ऐसे ऐसे करके लास्ट में 14 जिसका पीएच होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग एल्केलाइन होगा। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया, दो तीन चीजें, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये रहा, जैसे आप यहाँ पर वैल्यूज देख पा रहे हो, पीएच 1 2 3 4 5 6 7 पे अगर आप देखो तो ग्रीन कलर है, यानी कि ये शो करता है कि इसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल नेचर है। ठीक है, इसके बाद के जितने भी सारे हैं ये सारे ही क्या होते हैं बच्चों, एल्केलाइन नेचर के हैं। ठीक है, जहाँ पे कलर देखो डार्क ग्रीन, लास्ट में अगर आप देख रहे हो तो पर्पल आपको दिख रहा है। वैसे आप यहाँ से देखो तो अलग अलग कलर है, और सबसे लास्ट में आप देखो अगर, यानी कि इधर से सबसे लास्ट में देखो अगर आप, तो कलर दिखेगा आपको रेड। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसको मेजर करने के लिए एक स्पेशल तरह का इंडिकेटर हम यूज करते हैं, स्पेशल कहें या एक यूनिवर्सल इंडिकेटर हम यूज करते हैं, जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। स्केल की तरह होता है, स्केल की तरह दिख रहा है जैसे स्केल होता है ना, उसमें लाइंस होती है अलग अलग, तो वैसे अब स्केल जैसे आपने बड़ा वाला स्केल देखा है, तो जैसे 15 सेंटीमीटर तक का होता है, तो 14 मान लो, जैसे यहाँ पे 14 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर तो क्या बोले, लेकिन 14 तक का एक स्केल है, जहाँ पर 7 नंबर क्या है, न्यूट्रल है। 7 से आगे जितने भी हैं 14 तक, वो सारे कैसे हैं, एल्केलाइन हैं। ठीक है, एल्केलाइन नेचर के हैं। और 7 से पीछे जितने भी है, 0 से जो भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 0 से लेकर के 7 तक, 7 तक तो नहीं कहेंगे लेकिन 6 तक, ठीक है, वहां तक जो भी है सारे, वो सारे कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। क्लियर है? चलिए, अगर हम देखें तो एसिडिक नेचर इधर को इंक्रीज हो रहा है और बेसिक नेचर इधर को इंक्रीज हो रहा है। बेसिक नेचर इधर को इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इधर जो होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। एसिडिक नेचर इधर को इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इधर जो होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? चलिए, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पीएच स्केल को ही थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, चलो, पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो जैसे कि हमने डिस्कस करा, किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होगा 7, किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच होगा 7 से कम। ठीक है, 7 से कम होगा। किसी भी एल्केलाइन सॉल्यूशन का पीएच होगा 7 से ज्यादा। ठीक, एसिडिक का पीएच होगा लेस देन 7, यानी कि 7 से कम। एल्केलाइन का पीएच होगा मोर देन 7, यानी कि 7 से ज्यादा। ठीक, pH value from 7 to 14 represent an increase in OH negative ions concentration, increase in the strength of alkali, यानी कि 7 से 14 तक क्या represent करता है, OH negative ion की concentration क्या कर रहा है, increase करता है। ठीक है, increase हो रही है यहाँ पर, ये represent करता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि जो एल्केलाई है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो 7 से 14 तक बेस या एल्केलाई का है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिस वजह से एल्केलाई की भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used to measure pH। तो जो ये जो पेपर है इस तरीके से होता है, इसका यूज किया जाता है टू मेजर पीएच। ठीक है, पीएच को मेजर करने के लिए। क्लियर है? कैसे करेंगे मेजर, वो हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल आप इतने पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, वैसे हमने पॉइंट पीछे पढ़ लिए थे, बस एक बार आप इन्हें देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम सलाइवा की बात करते हैं, सलाइवा जो हमारा लार होता है, उसके अंदर बनता है सलाइवा। तो सलाइवा की बात करें बिफोर मील, यानी कि खाना खाने से पहले, सलाइवा का अगर कलर देखें पीएच पेपर पर, पीएच पेपर क्या है जिसकी हमने बात की ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इस पर जो पेपर इम्प्रेग्नेट होता है, ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, पीएच टेस्ट पेपर होता है। ठीक है, तो वही पेपर लगा हुआ है, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पीएच पेपर की। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू आता है किसका, सलाइवा का, बिफोर मील, खाना खाने से पहले, वो आता है 6.8 से 7.4 के बीच में, जो कि क्या है, स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक। तो न्यूट्रल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि न्यूट्रल होता है 7, 7 के बाद तो बेसिक होता है, और 7 से पहले होता है एसिडिक, तो ये स्लाइटली एसिडिक से बेसिक के बीच में होता है। क्लियर है? सलाइवा आफ्टर मील, अगर आफ्टर मील की बात करें, यानी कि खाना खाने के बाद, अगर
सलाइवा को दोबारा से टेस्ट किया जाए पीएच पेपर की मदद से, तो इसका कलर आता है बच्चों येलो ग्रीन। ठीक है, येलो ग्रीन, यानी कि अगर हम अप्रोक्स पीएच की बात करें तो अप्रोक्स पीएच आता है 5.8, जो कि शो करता है ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। लेकिन कैसा एसिडिक है, वीक एसिडिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है ना। 0 से 3 के बीच में जो भी होंगे, 0 से 3 पॉइंट कुछ के बीच में जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, 3 से लेकर के 6 के बीच में जो भी हैं वो कैसे होंगे, वीक एसिड होंगे। वैसे ही जैसे 7 के बाद अगर हम बात करें तो 10 तक तो हमारे कैसे होंगे बच्चों, वीक एल्केलाई होंगे। और 11 के बाद अगर 14 तक बात करें तो हमारे स्ट्रॉन्ग एल्केलाई होंगे। 7 पे तो न्यूट्रल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं लेमन जूस के बारे में, है ना। अब लेमन जूस तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा है ना, हमें पता है कि लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, तो इसको तो टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं, वैसे भी हमें पता है कि ये एसिडिक नेचर का है। लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें नहीं पता ना कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। तो देखो बात करते हैं, इसका कलर आता है लेमन जूस का ऑरेंज, जहां पर इसका पीएच आ रहा है 2.2, यानी कि ये कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स, तो एरिएटेड ड्रिंक्स की अगर हम बात करें, जैसे जो हम पीते भी हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, उसकी बात करें तो उसका कलर होता है येलो। ठीक है, पीएच पेपर में कलर आएगा येलो, और पीएच है अप्रोक्स 4, यानी कि ये भी क्या शो कर रहा है, ये भी कैसा है, एसिडिक नेचर का है। कैरेट जूस, है ना, गाजर का जो रस है, जूस है, जो हम पीते भी है कई बार, तो ये जो गाजर का जूस है बच्चों, ये आता है येलो टू ग्रीन पीएच पेपर पर, इसका जो कलर आता है येलो ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पीएच अगर अप्रॉक्स वैल्यू की बात करें तो ये आता है 6, जो कि शो करता है कि कैरेट जूस कैसा है, एसिडिक नेचर का है। तो देखो हम अलग अलग जो फूड है उनको टेस्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को एसिडिटी हो रही है, तो उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये हमें पता चल जाएगा ना आसानी से। अब जैसे किसी को एसिडिटी हो रही है तो उसे कैरेट जूस तो नहीं देना है, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है, ये एसिडिटी को और बढ़ाएगा। या उसे कॉफी तो नहीं देना है, कि कॉफी भी क्या है, एसिडिक नेचर की है। चलो कॉफी की बात करें, कॉफी का कलर है येलो, यानी कि पीएच पेपर पर कलर आता है येलो, और अप्रॉक्स इसका जो पीएच वैल्यू है दैट इज 4.5, यानी कि ये भी एसिडिक नेचर की है। नेक्स्ट बात करते हैं टमाटो जूस, टमाटर के जूस की। टमाटर का जूस भी बहुत हेल्दी होता है ना, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्दी है। इसका कलर भी आता है येलो, इसका जो पीएच है वो भी होता है अप्रॉक्स 4.3, यानी कि ये भी है एसिडिक नेचर का। नेक्स्ट बात करें टैप वाटर, जो नॉर्मल हमारा टैप वाटर है वो होता है, उसका पीएच अगर हम चेक करें तो ये है ग्रीन कलर का, और ये वेरी करता है। ठीक है, वेरी करता है 6 से 8.5 के बीच में ये होता है। ठीक है, ये वेरी करता है, चेंज होता रहता है। 1 MnOH, यानी कि 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ बेस, इसका कलर आता है डार्क ब्लू, इसका पीएच है 14। देखो जो पीएच पेपर है, सॉरी जो पीएच स्केल है 14 पर है, ये 14 यानी कि ये क्या है, बहुत ज्यादा एल्केलाइन है। ठीक है, बहुत ज्यादा, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये है बेसिक नेचर का। फिर 1 MHCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो ये 1 M क्या होता है, तो ये जो मोलर सॉल्यूशन जिसे हम मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम जब क्लास 11th में जाएंगे तो मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कि मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है। ठीक है, मोल फ्रैक्शंस क्या है, वैसे हमने थोड़ा बहुत क्लास 9th में भी पढ़ा है ना। क्लास 9th में हमने कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। ठीक, हमने कंसंट्रेशन, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में पढ़ा है क्लास 9th में। ठीक है, वैसे हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चैप्टर के लास्ट में थोड़ा बहुत देख लेंगे। चलो फिर कलर ऑफ पीएच पेपर की बात करें 1 MHCl सॉल्यूशन में, तो ये आता है रेड। रेड आप जानते हैं पीएच वैल्यू है 0, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। तो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं यहाँ पे जिनका कलर यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएच पेपर पर क्या कलर इनका आता है, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू क्या है, और इन सब्सटेंस का नेचर क्या है, ये आपको एक बार देख लेना है, नोट कर लेना है। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो कुछ कॉमन सब्सटेंस का पीएच जो है वो यहाँ पर शो किया गया है पीएच पेपर पर। चलिए
तो जैसे आप देखो गैस्ट्रिक जूस, तो इसका पीएच होता है अराउंड 1.2, ठीक है। लेमन जूस की बात करें तो इसका पीएच होता है 2.2। प्योर वाटर या ब्लड की बात करें तो ये पीएच होता है 7.4, लगभग न्यूट्रल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच होता है 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो पीएच होता है 14। क्या शो कर रहा है ये? अगर आप कलर को देखो तो इधर की तरफ क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और इधर की तरफ क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर क्या है, हमारे वीक एसिड्स हैं। यहाँ पर ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर क्या है, हमारे वीक बेस है या एल्केलाई है, ठीक है। और यहाँ पर 7 क्या इंडिकेट करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन को। क्लियर है? तो क्या अलग अलग कलर है, जैसे कि पीएच पेपर पर, ये जो टेस्ट पेपर है इस पर भी आप ये कलर देख। क्लियर? चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।